नमस्कार, न्यूज स्टेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर जारी सियासी घमासान की। 2 दिसंबर को विधानसभा के विशेष सत्र में आरक्षण बिल पास कर उसे हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया, लेकिन 1 महीने बीत जाने के बाद भी बिल अभी तक पेंडिंग है। और इस बीच मंगलवार को कांग्रेस ने आरक्षण को लेकर रायपुर में महारैली का आयोजन कर एक तीर से 2 निशाने साध दिए। एक तरफ आरक्षण के समर्थन में रैली तो दूसरी तरफ 2023 के चुनाव का आगाज भी कर दिया। आज चर्चा इसी मसले पर कि समाधान की जगह सड़कों पर तकरार क्यों है, रिजर्वेशन का ब्लूप्रिंट आखिर तैयार कैसे होगा, सदन और सड़क पर संग्राम से क्या राह निकलती हुई नजर आएगी और आरक्षण की आंच में सियासी रोटियां आखिर सेक कौन रहा है। इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने के साथ में हमारे खास मेहमानों का एक पैनल भी होगा, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। अनुसूचित जाति और जनजाति ना होकर जबका प्रतिशत है, जबका जनसंख्या उतना प्रतिशत आरक्षण मिली। जी हां, जिसकी जितनी आबादी उसे उतना आरक्षण। यह आरक्षण शब्द इन दिनों छत्तीसगढ़ की सियासत में खूब चर्चा में है। कांग्रेस आरक्षण देना नहीं चाहती, खाली वो आरक्षण पर राजनीति करना चाहती है। मैं तो कहूंगा कि चाहे वो आदिवासी वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग हो, कांग्रेस के इस खेल को समझने की जरूरत है और विधानसभा में वो चर्चा नहीं करना चाहती। आरक्षण पर सदन से लेकर सड़क तक संग्राम जारी है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। शीतकालीन सत्र के सोमवार और मंगलवार का दिन आरक्षण की वजह से हंगामे की भेंट चढ़ गया। इसके बाद अपने निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक कांग्रेस ने महारैली निकाली, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कांग्रेस के सभी नेता शामिल हुए। मैं पहले भी आग्रह कर रहे हैं, हर धर्मिता छोड़े, या तो दस्तखत कर दे या फिर विधानसभा लौटा दे। लेकिन न वो दस्तखत करे थे, न विधानसभा लौटा थे। सवाल सरकार से करो थे। एक तरफ मंच से कांग्रेस के नेता आरक्षण को लेकर बीजेपी पर बरस रहे थे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस विधायकों ने राजभवन जाकर राज्यपाल से भी मुलाकात की। राज्यपाल महोदय से मिले, गंभीरता से सुनी। हम लोग गंभीरता से बात रखे, पारी पारी रखे, सभी मंत्री लोग, सभी विधायक लोग पारी पारी से बात किए, गंभीरता से सुनी है। आज सुनने के बाद उसका चेहरा में थोड़ा मुस्कुराहट आई है। मेरा पूरा उम्मीद है कि जल्दी इसका निर्णय लेगी। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा से पारित हुए आरक्षण विधेयक पर अभी तक राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लिहाजा कांग्रेस बार बार इस मुद्दे को उठाकर राजभवन पर निशाना साध रही है। ये आरक्षण का जो मामला है, जो विधेयक सर्वसम्मति से पारित किए गए, आज उसे कानून बनाने में कैसे अड़चनें पैदा की जा रही। जब सर्वसम्मति से कोई विधेयक पारित किया जाए तो उसके बाद उस पर ऐसी अड़चनें पैदा करना, यहाँ के लोगों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बहरहाल आरक्षण पर सियासत जारी है, लेकिन आरक्षण के बहाने कहीं न कहीं साल 2023 में कांग्रेस का चुनावी आगाज हो चुका है। फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन आरक्षण के पेच का हल निकलता नहीं दिख रहा। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो आज कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने महारैली के बाद राजभवन पहुंचे, राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा है और उम्मीद यही जताई है कि जल्द से जल्द इस पर हस्ताक्षर हो सकेंगे। लेकिन सवाल यही कि क्या हस्ताक्षर कब होंगे और कब आरक्षण का फायदा हम लोगों को मिलेगा। जरा जल्दी से इन्हीं सवालों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिला देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। संविधान विशेषज्ञ देवेंद्र वर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए के.एस. चौहान जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अनिल सिंह चौहान जी कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन अनिल सिंह जी, शुरुआत आपसे ही। आज महारैली भी हुई, महारैली का क्या असर हुआ?
दूसरी तरफ महारैली के बाद राजभवन पहुंचे कांग्रेस पार्टी के कई नेता, सरकार के कई मंत्री। राजभवन से राज्यपाल की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? संकेत कुछ हरी झंडी की तरफ है, कुछ साइन करने को, हस्ताक्षर करने को लेकर के। देखिए लोकेन जी, आरक्षण शुभेंदु बात कर रहा हूं। कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से, सॉरी शुभेंदु जी माफी चाहूंगा, मुझे लोकेन बताया गया था, माफी चाहता हूं। शुभेंदु जी, कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से संकल्पित है और इस आरक्षण को लाएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो जनता है छत्तीसगढ़ की, उन सभी को एक मुख्य धारा से जोड़कर चलाने का और सभी वर्गों के विकास का कांग्रेस ने संकल्प लिया था, सरकार के पहले भी और अभी भी कांग्रेस की आइडियोलॉजी है पूरे देश में कि सभी वर्गों को एक साथ लेके चलना है। हमको छद्म राजनीति करना नहीं आता। कभी राजभवन के माध्यम से, कभी किसी और माध्यम से जिस तरह से रुकावट डाली जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, वो स्पष्ट रूप से जनता के सामने है। नहीं सर, ये भी बार-बार कहा जा रहा है कि बीजेपी के द्वारा अड़चन डाली जा रही है। आरक्षण का विरोध, ये जो लड़ाई है, या कह लीजिए कि जो आपके सवाल हैं वो राजभवन से हैं, इसमें बीजेपी कहां है? देखिए शुभेंदु जी, मैं यही कहना चाहता हूं आपसे कि जो संविधान की धारा अनुच्छेद, माफी चाहूंगा, अनुच्छेद 200, 201, 202 अच्छी तरह आप देख लीजिए, कहीं भी ये व्यवस्था नहीं है कि गवर्नर इस तरह से किसी बिल को रोकें। आज 32-33 दिन हो गए और बिल रुका हुआ है। या तो अपनी आपत्ति के साथ उसको सदन को वापस करें और या तो फिर उसको स्वीकार कर लें। अगर वो इस विधेयक को स्वीकार नहीं करती है, अपनी आपत्ति के साथ भेजती है, सदन को जो सुधार करना होगा विधानसभा को करेगी। देखिए, लोकतंत्र में सदन से बड़ा कोई नहीं है, किसी भी विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन आज महारैली की इनसे बड़ा कोई भी, अनिल सिंह जी, आज महारैली की गई, कहा कि लेके रहेंगे हम। ये जो लेके रहेंगे और जो नारे दिए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? और ये आज महारैली किसके लिए की गई थी? राजभवन के लिए की गई थी क्या? देखिए, लोकतंत्र में किसी भी दल के पास जो संवैधानिक अधिकार है आंदोलनों का, मार्च का, अनशन का, भूख हड़ताल का, बापू ने कांग्रेस को हथियार दिए थे और हमारे और वरिष्ठ नेताओं ने हथियार हमको दिए थे कि लोकतंत्र में यही हथियार है। ये आंदोलन न सिर्फ राजभवन को सचेत करने के लिए था, बल्कि उन शक्तियों को सचेत करने के लिए था जो छद्म रूप से छत्तीसगढ़ की जनता के साथ खेल रही हैं। दूसरी बात, जनता को यह जागरूक करना था कि असली रूप देखिए, हम सदन में, हम सड़क में, हम न्यायालय में, सभी जगह कांग्रेस पार्टी आरक्षण को लेकर लड़ाई लड़ रही है, सभी वर्गों के हित के लिए लड़ाई लड़ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी छद्म रूप से राजभवन पर दबाव बनाकर इस तरह की दूषित राजनीति कर रही है। इसको स्पष्ट किया आंदोलन। ठीक है, अब जरा इसी पर जवाब ले लेता हूं। चौहान साहब, जरा जल्दी से इस पर जवाब दीजिए कि अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी का जो प्रेशर है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं और अनिल सिंह जी ने ये कहा है कि राजभवन के ऊपर जो दबाव डाला जा रहा है बीजेपी की तरफ से, इसको लेकर के जरा सबसे पहले क्लैरिफिकेशन दीजिए, जवाब दीजिए और साथ ही साथ ये भी बताइए सर, इसमें बीजेपी का रोल आपको कितना नजर आ रहा है जो आरोप लग रहे हैं? यही क्वेश्चन तो सब लोग पूछ रहे हैं कि बीजेपी का रोल क्या है। अगर बकरी दूध नहीं देती है तो ये लोग बोल देते हैं कि बीजेपी के कारण बकरी दूध नहीं दे रही है। ये तो इनका मतलब तथ्य विहीन जो इनका जो तथ्य है वो है। अब मैं ये बोलना चाहता हूं कि कहां पर 200 अनुच्छेद 200 में कहां लिखा है कि इतने दिन में वो विधेयक साइन करके राज्यपाल को देना है और विचार विमर्श के लिए वो रोक नहीं सकती हैं और सिर्फ इतने ही दिन में आपको वापस देना है। आप उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहे हैं। मेरे को शर्म आती है, हमें ग्लानि है इस चीज से कि इतने लाखों लोगों का भविष्य आपने अधर में लटका के रखा हुआ है, जबकि आपकी मंशा नहीं है। आपको ये मालूम है कि 58% में हमें सक्सेस नहीं मिली है, आपने 76% ला दिया जो कि आगे जाके अटक जाए। ये गलत है। और राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल जो भी काम कर रही हैं वो संवैधानिक रूप से कर रही हैं। मेरे को एक भी काम आप ये बता दीजिए जो असंवैधानिक काम हो जो राज्यपाल जी के द्वारा किया गया। और दूसरी बात, जब आपने क्वांटिफाइबल डाटा के आधार पे आपने विधेयक बिल पेश किया हुआ है विधान विशेष सत्र में, तो आप क्वांटिफाइबल डाटा आप क्यों प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं सदन में? ये मेरा प्रश्न
प्रश्न है माननीय प्रवक्ता जी से, ठीक है, कि आप ये मैं इस पर जवाब लूं, मैं इस पर जवाब लूं, लेकिन चौहान साहब ये तो बता दीजिए सर, ये तो बता दीजिए कि आप भी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के हित के लिए आप लगातार सदन के अंदर आपने भी सहमति जताई, भारतीय जनता पार्टी ने जब विधेयक लेकर के आए तो उन्होंने भी मोहर लगाई इस पर। अगर इसमें देरी हो रही है तो आप सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं? सिर्फ अकेली कांग्रेस पार्टी के नेता ही क्यों खड़े हैं? बहुत ही उम्दा प्रश्न। ये इस प्रश्न का मैं आपको उत्तर दे दूं कि संविधान जो है वो किसी के दबाव से नहीं चलता है, वो आपको भी मालूम है। अगर कोई भी चले जाए वहां पर और संविधान के हिसाब से आपको तोड़ मरोड़, आपका हक संविधान में सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा। संविधान के हिसाब से ही संवैधानिक पद को निर्णय लेना पड़ेगा। वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो संवैधानिक पद है। हम राजनीतिक पार्टी के सिर्फ तब होते हैं जब हम चुनाव लड़ने से पहले चुनाव लड़ते हैं, तब जब हम चुने जाते हैं, जनप्रतिनिधि हो जाते हैं। यही तो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता सर, यही तो आरोप लगा रहे हैं ना। आप ये बताइए ना, इसमें तथ्य क्या है, इसमें फैक्ट क्या है? हाँ। आप ये कैसे बोल सकते? हम अगर नहीं चाहते, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक विधायक नहीं चाहता, तो वहां पर साइन, विधेयक बिल में साइन क्यों नहीं करता? हाँ। सबने किया साइन और उसको आगे बढ़ाया। हम चाहते हैं कि आगे बढ़े और जो संविधान के हिसाब से सही हो, वो राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल। और मैं ये अभी इनके प्रभारी जी को सुन रहा था, बोले कि विधेयक सर्वसम्मति से पास है। इनको इतना ज्ञान ही नहीं है कि जब विधेयक सर्वसम्मति से पास है तो आप पास कर दीजिए। आपको क्या बोलते हैं, महामहिम राज्यपाल जी के पास जाने की क्या जरूरत है? ये एक संवैधानिक व्यवस्था है ताकि राजनीतिक पार्टियां अपनी मनमानी न कर पाए। राजनीतिक पार्टियां बोल रहा हूं मैं, कांग्रेस और भाजपा नहीं बोल रहा हूं। बड़े शर्म की बात है, आज जो लोगों का हक था आपने राजनीतिक उसको द्वंद्व बना के रख दिया है भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है, अब आपने ये कह दिया तो जरा जल्दी से एक जवाब ले लेता हूं, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास आता हूं। जरा जल्दी से जवाब दीजिए अनय सिंह जी। शुभेंदु जी, मैं आपके माध्यम से माननीय चौहान साहब से एक चीज पूछना चाहता हूं कि क्या वो ये मानते हैं कि विधानसभा से बड़ा राजभवन है? क्या राजनीतिक पार्टियों के नियंत्रण के लिए राज्यपाल की नियुक्ति होती है? वो अपना पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें। विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, संविधान ने शक्ति दी है, इन सदनों से बड़ा कोई नहीं है। दूसरी बात, मैं ये पूछना चाहता हूं कि राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत ये अधिकार है कि वो पत्राचार करे? अगर वो एक तरफ कहती हैं कि मैं एक दिन भी विधेयक को नहीं रोकूंगी, तुरंत हस्ताक्षर करूंगी। तीसरी बात, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी या इनके कोई भी विधायक और 9 भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सांसद छत्तीसगढ़ के एक भी पत्र क्या महामहिम को लिखे कि आप इसमें त्वरित कार्रवाई करें? 15-15 दिन रुककर कोई छोटा सा एक पत्र लिखकर मामले को हाशिए पर मत डालें। यह छत्तीसगढ़ की जनता का सवाल है। छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों में एडमिशन होना है, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों को रोजगार देना है, शासकीय पदों पर नौकरियां रुकी हुई हैं, संवैधानिक संकट खड़ा हुआ है। क्या यह दायित्व सिर्फ कांग्रेस? चलिए ठीक है, ठीक है, विधानसभा के सम्मानित, ठीक है, मैं जरा के शर्मा जी और देवेंद्र जी के पास जरा जल्दी से रुक कर लेता हूँ। के शर्मा जी को मैं जरा जल्दी से इसमें जोड़ लेता हूँ, उसके बाद देवेंद्र जी आपके पास आता हूँ। के शर्मा जी, अब ये जो समाधान की लड़ाई थी, समाधान के लिए जो मांग की जा रही थी, वो सड़क पर आकर के पूरी होगी क्या? महारैली के जरिए कहा जा रहा है कि एक प्रेशर क्रिएट होगा। आज हमारे संवाददाता ने भी सवाल पूछा सरकार के कैबिनेट मंत्रियों से कि सड़क पर आप उतरे हैं, महारैली की है, तो क्या इससे प्रेशर क्रिएट होगा और राजभवन से हस्ताक्षर हो जाएंगे? आपको ये उम्मीद लगती है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा भी नहीं है। हमने उनको फिजिकली जाकर के उनसे मुलाकात की है और उनको एक ज्ञापन भी सौंपा है जिससे जल्द से जल्द वो हस्ताक्षर कर दें। तो सड़क से समाधान होगा क्या? निश्चित रूप से सदन के भीतर भी कल हंगामा हुआ, जिसके चलते स्थगित हुआ और आज भी स्थगित हुआ। तो आरक्षण एक ऐसा विषय है जिसको लेकर के छत्तीसगढ़ की सत्ता आसानी से पाई जा सकती है, ये कहा जाए, खासकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जहां 29 में से 25 अभी कांग्रेस के पास है। ये बड़ा विषय है। इसके साथ ही जो अभी राजभवन को लेकर बातें हो रही, तो सीधा सीधा आप जो सवाल पूछ रहे थे उसमें भाजपा के इशारे पर ये सब काम हो रहा है। आज को मंच से ये भी कहा गया था जो भाजपा की विज्ञप्ति जारी हो रही है वो राजभवन से जारी हो रही है, ये एक मंत्री ने भी कहा। दूसरे मंत्री ने उनसे इस्तीफा भी मांगा कि नैतिक अधिकार नहीं पद पे रहे। तो सीधा सीधा हमला हुआ है कि उनसे या तो वापस लौटा। एक बात ये भी कही गई कि वर्मा जी बैठे हुए, इसलिए कह रहा हूं कि विधानसभा से सवाल नहीं पूछ सकती राज्यपाल, सरकार सलाह ले सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा है आज के अपने भाषण में कि
मंत्रिमंडल सहयोग ले सकता है, सलाह ले सकता है, लेकिन विधानसभा से सवाल नहीं हो सकता। विधानसभा से ऊपर राज्यपाल हो गई क्या, ये एक सवाल आया था वहां से आज की इसमें। और जो राज्यपाल से मुलाकात के बाद उन्होंने कही विस्तृत अध्ययन के बाद मैं इस पर हस्ताक्षर करूंगी, ये स्पष्ट उन्होंने कहा है। दूसरी चीज ये कि भाजपा भी कल सड़क पर उतर रही है। कल भाजपा के विधायक और सांसद अंबेडकर चौक में प्रदर्शन करेंगे, वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे, ये उन्होंने आज जारी कर दिया है। ठीक है। अब कुल मिलाकर के सबसे बड़ा हितैषी, आदिवासी हितैषी भाजपा है कि कांग्रेस, जो आदिवासी राज्यपाल और आदिवासी राष्ट्रपति बनाने के बाद जो एक बड़ा अवसर कांग्रेस को मिला है अब कि आरक्षण को लेकर के भाजपा को बैकफुट में ले जाने की बात हो रही है, तो उस स्थिति में अभी के ये लग रहा है कि आरक्षण को लेकर ये द्वंद आगे भी चलता रहेगा। और कुल मिलाकर के स्थिति है कि अभी 9वीं अनुसूची में जाने की बात है, फिर आगे की लड़ाई है। वो तो बहुत बात की बात हो गई, वो तो आखिरी वाला ऑप्शन हो जाएगा मुझे लगता है। देवेंद्र वर्मा जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। देवेंद्र सर, अब जरा एक चीज तो बताइए, क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि विधानसभा से ऊपर राज्यपाल हो गई क्या, क्योंकि राज्यपाल सवाल नहीं कर सकती हैं। अगर आपको लगता है कि जो विधेयक पेश किया गया या आप तक पहुंचा है, अगर उसमें कोई कमियां हैं, गलतियां हैं, तो आप लौटा दीजिए उसको वापस। अपने पास तक इतने समय तक रोक करके रखना, और वो भी आरक्षण जैसा मसला, ये लग रहा है कि सवालों के घेरे में बना हुआ है। नहीं, देखिए ऐसा है कि क्योंकि यही आरोप लगे भी रहे, सभी देना चाहते हैं आरक्षण, तो सभी देना चाहते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था लागू हो, ये राज्यपाल भी चाहते हैं। उन्होंने पहले भी कहा कि मैं भी चाहती हूँ कि यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था चालू हो। सदन में भी सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित किया गया, लेकिन सर्वसम्मति से पारित हुआ हो या मतदान से पारित हुआ हो, ये दोनों में कोई अंतर नहीं होता। एक बार पारित हो चाहे सर्वसम्मति से हो, जो बार बार ये बात कही जा रही है कि सर्वसम्मति से हुआ है, उसके बावजूद राजभवन ने रोक लिया, ये कहना गलत है। एक बार यदि मतदान से भी होगा तब भी राजभवन का वो तो संवैधानिक प्रमुख है, उनके पास में पहले के उदाहरण है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि 50% से अधिक का आरक्षण यदि देना है तो क्वांटिफाइबल डाटा एकत्रित करना पड़ेगा और उसकी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। ठीक है। अब क्वांटिफाइबल डाटा का न तो रिपोर्ट सभा में प्रस्तुत की गई और न ही राजभवन ने मांगी तो उनको दी गई। अब ऐसी स्थिति में जब छत्तीसगढ़ में पहले ही 58% आरक्षण को हाईकोर्ट रद्द कर चुका है, छत्तीसगढ़ सहित 3 राज्यों की पिटीशन 50% से अधिक आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में है। छत्तीसगढ़ की पिटीशन के लिए तो अगले महीने की 16, इस महीने की 16 तारीख की तारीख भी लगी हुई है। राज्य शासन को भी ये पता है, राज्य शासन को ये भी मालूम था कि ये बिल पास होना, ये विधेयक बनना, ये कानून बनना मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने उसको 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए एक प्रस्ताव भी पारित किया। ऐसी स्थिति में राजभवन के ऊपर या राज्यपाल के ऊपर जो आरोप लगाया जाना नितांत अनुचित बात है। और आज का तो आरोप, मैं तो काफी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में रहा हूँ, आदरणीय माननीय सिंहदेव साहब बहुत सौम्य और बहुत नफी तुली भाषा बोलते हैं, लेकिन उन्होंने भी आज ये कहा कि यदि उनको दस्तखत नहीं करना हो तो ये जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए। इस प्रकार के आक्षेप राज्यपाल पे, ये इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल कम से कम नहीं होना चाहिए, वो भी राजभवन के लिए, राज्यपाल महोदया के लिए। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। अनिल सिंह जी, ये इस तरीके की शब्दावली का तो कम से कम विरोध करेंगे ना, खंडन करेंगे इसका? राज्यपाल की अपनी एक गरिमा है और उसके खिलाफ ऊंची टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं जानता आप किस टिप्पणी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक मामले में क्षमा चाहते हुए माननीय संविधान विशेषज्ञ जी से सहमत नहीं हूँ। उनका ये कहना है कि न्यायपालिका ने या सर्वोच्च न्यायालय ने 50% से या उच्च न्यायालय ने रोक लगाई है तो उसके विचारण का अधिकार राज्यपाल को नहीं मिलता। मैंने जो संविधान में पढ़ा है कि राज्यपाल वहाँ के कैबिनेट का अधिकृत रूप से नेतृत्व करेगा। अगर विधानसभा से एक प्रस्ताव पास होके गया है, सर्वसम्मति से हो या बहुमत से हो, उसको इस तरह रोकना और उसको क्वेरी करना, मैं मानता हूं कि ऐसा संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, ना किसी अनुच्छेद में, ना किसी प्रोविजन। बड़ा सवाल उठ रहा है राज्यपाल उसको क्वांटिफाइबल डाटा को विचारण कर सकती है। कहा जा रहा है कि इसके पीछे जो 76% आरक्षण देने के लिए आपने जो विधेयक लेकर के आए हैं, उसके पीछे एक बड़ा आधार है जिसका जिक्र भी किया गया, लेकिन उसका डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया, ना तो राजभवन में कराया, ना ही सदन के भीतर कराया गया। तो वो डाटा है भी या नहीं है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए।
शुभेंदु जी, क्वांटिफाइबल डाटा की जहां तक बात है, मैं एक ही चीज आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इन सब चीजों को क्यूरी या ट्रायल न्यायालय करेगा। राजभवन का काम ट्रायल कोर्ट की तरह पेश होना नहीं है। ना वहां कोई शिकायत प्रस्तुत हुई है, ना उनका ट्रायल करने का काम है, ना कोई उनको सुनवाई करने का इस तरह से अधिकार है। मेरा ये मानना है कि अगर कोर्ट में कभी प्रश्न चिन्ह लगेगा तो कोर्ट में सरकार और विधानसभा का जो भी होगा नियम, हमारे एक्सपर्ट खड़े होंगे विधि के, और वो कोर्ट में जवाब प्रस्तुत करेंगे। जिम्मेदारी सरकार की होगी उस भूमिका या न्यायपालिका की भूमिका में अगर राज्यपाल आ जाएंगे सभी राज्यों के, तो मैं समझता हूं कि उनके। ठीक है, चौहान साहब जरा जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अगर कोर्ट में चला जाता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है ना। जनता पार्टी को अपना सरकार का जो प्रतिनिधि होगा वो जवाब देगा वहां पर, पक्ष में है या विपक्ष में है। हाँ, चौहान साहब जवाब दीजिए। जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कहां पर संविधान में ये लिखा हुआ है कि क्वांटिफाइबल डाटा जो सिर्फ न्यायालय में पेश किया जाएगा, सदन में पेश नहीं किया जाएगा। आप सदन में पेश क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपके दांत में काला है। आप जानबूझ के छुपा रहे हैं, जिसको आधार बना के आपने पेश किया है, प्रस्तुत हुआ। आज क्यों मांग रहे हैं आप? पहले उसको रखना, उस समय क्यों नहीं मांगे जब विधेयक प्रस्तुत हुआ सदन में? तब भारतीय जनता पार्टी का जवाब उस समय मांगना चाहिए क्वांटिफाइबल डाटा। मुख्यमंत्री जी के राजभवन के माध्यम से आप देखेंगे क्या क्वांटिफाइबल डाटा को? सबसे पहले क्वांटिफाइबल डाटा आप पेश कर दीजिए, बस बात खत्म हो गई। नहीं चौहान साहब, ये तो आप सदन के भीतर जब विधेयक लेकर के आया गया था उस वक्त भी मांग सकते थे। उस वक्त आप कह देते कि पहले डाटा दिखाइए। जी बिल्कुल, उस समय से मांगा जा रहा है, और उसके बाद उन्होंने बोला कि सदन में पेश। तो बिना डाटा लिए आपने हस्ताक्षर कर दिए, सहमति जता दी आपने बिना डाटा लिए। देखिए, मामले में एक टीवी चैनल पर बैठकर गुमराह मत करिए। विधानसभा का मामला गंभीर मामला है। विधानसभा में कभी भारतीय जनता पार्टी ने मांग नहीं की क्वांटिफाइबल डाटा की। जब राज्यपाल से वहां पर जाते हैं तो उनके आधार पूछे जाते हैं, तो आप आधार देने में अक्षम हैं। उसमें एक ये भी प्रश्न था कि कौन से आपने समिति गठित की है इस विधेयक बिल को लगाने के लिए, उसकी रिपोर्ट दीजिए। तो आपने तो कोई समिति गठित ही नहीं की है। उसमें ये भी एक क्वेश्चन था। आप जब अरे आप मुझे सवालों का प्रावधान बता दीजिए कि कहां पर वो किससे सवाल पूछ रहे हैं? सरकार से, विधानसभा से, सचिवालय से किससे सरकार सवाल पूछ रही है? राजभवन किससे पूछ रहा है? कौन जवाब देगा एक विधेयक पर? विधानसभा से सवाल पूछा जा रहा है, कहां पर है इसका कहां प्रोविजन है? बता दीजिए मुझे कि आप लोगों ने बोला था नहीं कि क्वांटिफाइबल डाटा। चौहान साहब बताइए ना, प्रोविजन बताइए मुझे, प्रोविजन के साथ बताइए कि कहां गवर्नर को पावर है अपनी आपत्ति के साथ वापस कर देती हो। ऐसा कर रहे हैं आप प्रोविजन तो बता दीजिए कि ये प्रोविजन है सवाल पूछने का विधानसभा से, और वो सवाल किससे? सरकार से या विधानसभा से? विधेयक सरकार का नहीं होता, विधेयक विधानसभा से पारित होकर गया है। अब जो क्या विधानसभा से सवाल पूछा जा रहा है? तो किस? चलिए ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ। ठीक है, के शर्मा जी, नहीं है। ठीक है सर, के शर्मा जी, अब आरक्षण की जो आंच है वो यूं ही जलती रहेगी क्या? यूं ही भड़कती रहेगी, या कुछ लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ शांत होगा ये मामला? फिलहाल तो इसमें अभी तत्काल तो कोई गुंजाइश नहीं देख रही, लेकिन जो आधार मुख्यमंत्री ने आज बताया है, सभा में अपने भाषण के दौरान कहा है, क्योंकि क्वांटिफाइबल डाटा ही जो आधार है। उन्होंने यह भी बताया कि ओबीसी का 42% का है जनसंख्या, उसको हम 27% कर रहे हैं, और इसके साथ ही 3.5% ईडब्ल्यूएस का है जिसको हम 4% कर रहे हैं। और ये दोनों चीजों को लेकर उन्होंने कहा है हमारे पास आंकड़े उपलब्ध है। चलिए, अगर आंकड़े नहीं है, क्वांटिफाइबल डाटा अगर पेश नहीं किया गया तो उसको लेकर के बड़े सवाल उठ रहे हैं। खैर, बहुत शुक्रिया, आप समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रोक रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।